नमस्कार, आप देख रहे हैं सबलाइन न्यूज़। सबलाइन न्यूज़ की ख़ास पेशकश में मैं सनी खान आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं मुंबई के बारे में। मुंबई किस तरीके से मुंबई का सफ़र रहा और मुंबई कैसे कैसे यानी 7 टुकड़े में 7 छोटे छोटे आइलैंड्स थे, यानी छोटे छोटे 7 टापू थे और वो टापू बाद में एक शहर की शक्ल ले लिया, एक शहर बन गया। उसके बारे में मैं एक झलक रोशनी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से वो 7 टापू जो अलग अलग हिस्सों में था वो एक बन गया। और मैं 1 2 3 करके टापुओं के नाम भी बताऊंगा और कैसे वो टापू मुंबई शहर बना, उससे पहले क्या नाम था। तो इस बारे में आप बने रहिए, आपको इधर उधर नहीं जाना है, वीडियो को स्किप भी नहीं करना है। तो आपको पूरी जानकारी इन्फॉर्मेशन मेरे माध्यम से जो हो सकता है वो मिलेगी, तो आप बने रहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मुंबई, जहाँ से इस साइड से जहाँ से शुरू होती है। मैं बात करूँ तो साउथ है ना, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट। तो हम अगर दक्षिण की तरफ से, दक्षिण से अगर आप शुरू करते हैं तो दक्षिण से वो आप शुरू होता है गेटवे ऑफ इंडिया, और जो हिस्सा है वहाँ से शुरू होता है वर्ली, हाजी अली होता हुआ, बैंड्रा होता हुआ, ये दहिसर तक मुंबई का हिस्सा कहलाता है। अब मुंबई की अगर बात करें तो हमारी शुरुआत कोलाबा से ही होती है, क्योंकि आप वहीं से आज प्रेजेंट डे में भी वहीं से, उसी साइड से चर्च गेट और CST, जिसको आज पहले VT कहते थे, तो ये सारा हिस्सा उसी शहर से, मतलब उसी कोने से, वहीं से शुरुआत होती है, लोकल ट्रेन से लेकर सबकी। तो ये शहर कैसे बना उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला जो ये है आइलैंड था, उसका नाम कोलाबा था, जो आज आपके प्रेजेंट डे में गेटवे ऑफ इंडिया उसी कोलाबा में है, ताज होटल उसी कोलाबा में है। और जितने भी आपके हैं महंगी महंगी जगह है, यानी बिल्डिंगें हैं, बंगलोज हैं, या वो लोकेशन काफ़ी ज़्यादा महंगा माना जाता है, हाई फाई पॉश एरिया, वही कोलाबा एरिया कहलाता है। उसके बाद जो कोलाबा का मतलब ये था कि जो कोली समाज, जो बेसिकली महाराष्ट्र के, यानी मुंबई के खासतौर से, मैं तो मुंबई पर अभी बात कर रहा हूँ, तो मुंबई में जो मछुआरे उस समय में अपना जीवन व्यतीत करते थे मच्छी मार के, वो एरिया जो था वो कोलाबा में अभी भी कुछ हिस्सा स्लम्स बना हुआ, छोटा सा हिस्सा बचा है जो कोली लोगों का है, कोली समाज है असल में, जो मच्छी मार के अपनी ज़िंदगी बिताता है। और वो ख़ास मुंबई के कोलाबा से है। कोलाबा एक मोहल्ला, एक छोटा आइलैंड था, तो वहाँ पर छोटी सी आबादी थी, उसमें कोली ही लोग रहते थे। उसके बाद लिटिल कोली आता है, लिटिल कोलाबा। लिटिल कोलाबा को पहले अल ओमान भी कहते थे, और ये भी कोली समाज का हिस्सा था, कोली समाज रहते थे वहाँ पर। और अल ओमान इसलिए कहा जाता था कि वो लिटिल कोलाबा से मच्छी मारने निकलते थे तो ओमान तक पहुँच जाते थे। ये हिस्ट्री लिटिल कोलाबा का है। तीसरे नंबर पर मैं बात करता हूँ तो बॉम्बे आइलैंड जिसको कहते थे, वो था जो जिसमें डोंगरी, मालाबार हिल, ये सारा एरिया उस बॉम्बे हिल में, बॉम्बे आइलैंड में, माफ़ कीजिएगा, बॉम्बे आइलैंड जो टापू का नाम उस टाइम पे था, वो 3 नंबर पे मैं बता रहा हूँ। वो ये सारा एरिया डोंगरी, मालाबार हिल तक लगता है। आज का जो एरिया है मालाबार हिल, डोंगरी वाला एरिया, सारा वो बॉम्बे आइलैंड में आता था, यानी बॉम्बे टापू में आता था। अब आगे बात करूँ मैं तो मज़गांव। मज़गांव एक अलग आइलैंड था, ये नंबर 4 पे मैं बता रहा हूँ। तो मज़गांव में कैसा था कि जो आज साउथ मुंबई, यानी वो भी हाई फाई पॉश एरिया कहलाता है। और यहाँ पर ख़ास तौर से मज़गांव में मछली पकड़ने को, मछली मारने को, मछली पकड़ने का एक बड़ा ट्रेडिशनल वो आइलैंड, वो टापू था। और आज भी वहाँ पर आप देखेंगे तो मज़गांव एक अलग, मज़गांव में इस साइड में देखेंगे तो अभी भी एकदम जो आइलैंड है वो पूरा, मतलब ओरिजिनल ही लगभग कुछ हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये काफ़ी ऐतिहासिक एरिया है। जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वाह, इतना अच्छा, मतलब स्ट्रक्चर एंड ऑल, वो थोड़ा अभी ब्रिटिश स्ट्रक्चर अभी भी कायम है। अब उसके आगे मैं बताऊँ आपको तो आता है वर्ली। वर्ली, जहाँ पर आज के तारीख में, प्रेजेंट डे में, जो वर्ली आइलैंड जो था, वो वर्ली आइलैंड को, कई एरिया को आज भी वर्ली ही कहते हैं। लेकिन वहाँ पर जो पॉपुलर चीज़ है वो हाजी अली दरगाह आप देख सकते हैं। उसके आगे जो अंबानी का घर, और ये सारा मतलब हाई फाई एकदम पॉश एरिया जो आज भी बरकरार है, इसको जोड़ा गया। तो ये
आपको 8वां नंबर, यानी 7 टापू थे, उसमें मैं 8वें टापू यानी वर्ली की बात कर रहा हूँ। और वर्ली काफ़ी आज भी बहुत महंगा और पॉश एरिया है। जो यहाँ पर इमारत आप जो देख सकते हैं वो काफ़ी मतलब हाई फाई माना गया जाता है। और ये मुंबई की शक्ल में लगभग, मैं रिसर्च के मुताबिक बताऊं तो 1784 में, 1784 में इसने भी मुंबई की शक्ल ले लिया था। तो मैं बात कर रहा हूँ अभी परेल में। परेल का इतिहास ऐसा रहा है, परेल जो है वो एक 13वीं सेंचुरी तक आप बता दें तो वो मतलब जो राजा थे उस समय के, वो राजा भीमदेव, उनके कब्जे से पुर्तगाल के हाथ में आ चुका था। ये 13वीं सेंचुरी की बात है। और ये टापू 1770 में मुंबई की शक्ल लेता हुआ नज़र आ रहा था। उसके आगे मैं बात कर रहा हूँ माहिम की। जो माहिम का अगर बात करूँ तो उस समय के माहिम जो था वो 7वां टापू था। और माहिम में माहिम को जम्बो और मैजीम इस तरीके के नाम से उस समय में, प्राचीन काल में, जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम पे कहा जाता था। लेकिन 13वीं सदी में ये जो था भीमदेव के शासन जब था तो उस टाइम में ये माहिम उन्हीं के कब्ज़े में था। लेकिन उसके बाद मुस्लिम शासक जो अपने हाथ में उसको लिया, और उसके बाद आगे पुर्तगाल, तो पुर्तगाल के हाथ में ये माहिम चला गया। और माहिम जो था काफ़ी मतलब होता है ना कि पुर्तगाल लोगों ने फिर अंग्रेज़ के हवाले कर दिया। और अंग्रेज़ों की तो मैं बताऊंगा किस तरीके से पूरा 7 के 7 टापू अंग्रेज़ों के हाथ में कैसे गया, फिर अंग्रेज़ों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी में कैसे गया, मैं ये भी आगे बता रहा हूँ। तो ये तो माहिम का आपको बता रहा था मैं। इस तरीके से 7 टोटल बम्बई में जो टापू थे वो अलग अलग हिस्सों में थे। और पुर्तगालों ने भी कैसे अंग्रेज़ों के हवाले किया उसकी भी दास्तान आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मैं तो हैरान हो गया। इस मुंबई के साथ कितने लोगों ने मुंबई के ऊपर राज किया। तो इस तरीके से कुल मिला के ये 7 के 7 जो आइलैंड था, जो टापू था, वो एक मुंबई की अलग अलग ईयर में, कोई 13वीं सेंचुरी में, कोई आगे पीछे उसके मुंबई की एक शक्ल बन गई। यानी 7 टापू को एक दूसरे में इंटरकनेक्शन हो गया। यानी उस कहीं पर ब्रिज बना दिया, मतलब ब्रिज तो खैर बाद में ख़त्म होकर पूरा रोड ही बन गया प्रेजेंट डे में। लेकिन ऐसा हुआ कि जब अंग्रेज़ों ने देखा कि किस तरीके से मुझे, मतलब अंग्रेज़ का था कि उसी टाइम ये जब अंग्रेज़, पुर्तगाल और अंग्रेज़ का रिलेशन हुआ, और रिलेशन किस तरीके से हुआ कि पुर्तगाल के ज़माने में ही जो मामला चल रहा था मुंबई उनके हाथ में था। और उसी समय में जो अंग्रेज़ों की नज़र इस जगह पे पड़ चुकी थी, और अंग्रेज़ हर हालत में चाहते थे कि मुंबई को अपने हाथ में ले, अपना कब्ज़ा करें। या जैसे भी है, मतलब जब कब्ज़ा नहीं कर पाए तो उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा कि अपने राजकुमार, उस राजकुमार का मैं नाम भी मेंशन करना चाहता हूँ, साल्स्टू की शादी का प्रस्ताव भेजा। और यहाँ पर जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी उससे, और पुर्तगाल ने इस प्रस्ताव को, इस प्रपोजल को हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। अब देखा कि दुश्मनी करके ये कब्ज़ा नहीं कर सकते हैं, मतलब हर तरह का तिगड़मबाजी इन्होंने अपनाने की जो अंग्रेज़ का जो तरीका रहा है उस सारे तरीके में विफल रहे, फेल रहे, नाकामयाब रहे। आखिरकार उन्होंने अपने राजकुमार का रिश्ता भेजा पुर्तगाल की राजकुमारी से, और पुर्तगालों ने भी उस रिश्ते को एक्सेप्ट किया। उसके बाद उस राजकुमारी की शादी, पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी उनकी शादी राजकुमार से, यानी उनसे हो गई, इंग्लैंड के राजकुमार से शादी हो जाती है। और जब ये शादी होती है तो पुर्तगालों ने दहेज में पूरे मुंबई को राजकुमारी के हवाले, और वो जो इंग्लैंड के राजकुमार थे सालस्टू, उनको तोहफे में दे दिया। उसके बाद कुछ वक्त गुजरता है, गुजरने के बाद जो राजकुमार था उसने जो भी, मतलब एक होता है ना कि जिस पर्पस से चाहता होगा उसमें उसको नहीं समझ में आया कि यार यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, इंग्लैंड से आना जाना एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं कि तभी वो ईस्ट इंडिया कंपनी, गुजरात के कहीं पर, समवेयर इन गुजरात, उसका एक हेडक्वार्टर था ईस्ट इंडिया कंपनी का। उससे पहले तो कलकत्ता में हुआ करता था, बट मैं बॉम्बे और नियर अबाउट की बात कर रहा हूँ। तो जो एज़ पर द रिकॉर्ड मुंबई से नज़दीक में गुजरात में कहीं पर इसका ऑफिस था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इंग्लैंड के ये राजकुमार सालस्टू ने कहा कि मैं ये
मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मतलब उसके समझ में भी नहीं आया कि कितनी ज़मीनें हैं मुंबई जैसे जगह में, उसको वो पल्ले ही नहीं पड़ी बात। खैर बहरहाल, और वैसे भी कौन सा उसने जंग लड़के या ख़रीदा था, उसको तो ससुराल में मिली थी, ये मुंबई शहर ससुराल में मिला था। तो वही हाल है कि शायद से ऐसा कुछ रहा होगा कि भाई फ्री का माल है। तो बहरहाल उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया, और लीज पर देने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत ही दुनिया भर में नामी गिरामी कंपनी थी और अंग्रेज़ों का दिमाग था। उसके बाद इन लोगों ने इसको कमर्शियल यूटिलाइज करने का प्लान बनाया। उसके बाद पहला ट्रेन यहाँ से शुरू किया 1853 में, लोकल ट्रेन की शुरुआत किया। ये आप 19th सेंचुरी में हम लोग आ गए। मैं बात कर रहा था 13th सेंचुरी का। ये जो दौर, जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, ये 19th सेंचुरी 19वीं सदी में ये सब कुछ संभव हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर वो सारा स्टेशन जो आप आज की तारीख में CST छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, इससे पहले नाम था VT विक्टोरिया टर्मिनस, ये बहुत लोगों को VT का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। तो बहरहाल ये उनकी देन है जो इतना स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, रिपेयर करने में भी लाखों करोड़ों लग जाते हैं। बहरहाल वो एज इट इज़ है स्ट्रक्चर अभी भी। आप अगर मुंबई आते हो तो आप ज़रूर CSTM को देखें, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की कंस्ट्रक्शन को, बिल्डिंग को, जो BMC के उसमें दफ्तर हैं। और बहुत ऐसे आपको अवशेष क्या पूरे मतलब बिल्डिंगें देखने को मिलेंगी आपको साउथ मुंबई में, वर्ली, कोलाबा में, आप जहांगीर लाइब्रेरी है, और ऐसे सारे कई सारे स्ट्रक्चर हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में के दौर में वो कंस्ट्रक्शन हुआ था। उसके बाद ये मामला जो था चलता रहा, और फिर उसके बाद ये बात मतलब 1995 1995 तक ये शहर बम्बई के नाम से ही जाना जाता था, और तभी रजिस्ट्रेशन भी बम्बई के नाम से होता था, BPL समथिंग लाइक दैट। उसके बाद 1995 में ये बम्बई जो था मुंबई बन गया। और मुंबई कैसे बना कि सारा कुछ यहाँ पर फिर ये एक दौर आया हिंदुत्व का और बाला साहब ठाकरे का। मतलब उसके बाद मैं जंप कट ले रहा हूँ, थोड़ी सी लिबर्टी ले रहा हूँ ये स्टोरी को जोड़ने के लिए, प्रेजेंट डे में आने के लिए। फिर 95 में एक दौर था जब उद्धव जी के जो पिताजी थे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, उनका एक दौर था। उनको हिंदू सम्राट का खिताब मतलब हिंदू समाज दिया करते थे, या आज भी देते हैं, और उनका पूरे महाराष्ट्र में वर्चस्व बन गया था। यानी एक हुक्कार पे लाखों करोड़ों शिव सैनिक उनके लिए खड़े हो जाते थे, और आज भी उनके चाहने वाले बहुत हैं। और उन्होंने अपने स्टेट के लिए बेमिसाल कई स्टेप्स भी लिए, अपने लोगों के लिए बहुत सारे काम किए, मराठी मानुस के लिए उन्होंने बहुत काम किया। बहरहाल 95 से ये जो था मुंबई ऑफिशियली हो गया, हर बोर्ड, साइन बोर्ड जितना भी था सब जगह पे। और यहाँ से मुंबई थाना नगर पालिका अलग है, मुंबई नगर पालिका अलग है, लेकिन जो उस ज़माने में ट्रेन भी शुरू हुई थी तो पहली ट्रेन उधर ही थाने के लिए ही गई थी। हाँ, तो इस तरीके से मुंबई का सफ़र रहा। और उसके बाद बाला साहब ठाकरे का एक दौर रहा, वो किंग मेकर बन गए। जैसे ये हुआ कि जब उनकी पार्टी फुल फॉर्म में रही, और उस टाइम से यानी 95 से अभी तक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में उनका जो दबदबा रहा, आज उद्धव ठाकरे हैं। बहरहाल वो दौर और था, अब दौर आज है, आज बदल गया है मामला। लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर आप कहें तो वो आज भी बाला साहब ठाकरे को शिव सैनिक, जो रियल शिव सैनिक हैं, जो वफादार शिव सैनिक हैं, मैं गद्दार या और अलग तबके के अलग लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल में मामला ऐसा होता है कि पॉलिटिक्स में सबकी सोच अलग होती है, उनके फॉलोअर्स अलग होते हैं। लेकिन जो उनके फॉलोअर्स हैं, रियल फॉलोअर्स, वो आज भी उनको अपना भगवान मानते हैं। तो अभी हाल में पिछले देखा होगा कि फिर चुनाव हुआ, यहाँ पर इलेक्शन हुआ विधानसभा का। फिर कैसे कैसे 30 साल पुराना पॉलिटिक्स का जो सफ़र था, उद्धव ठाकरे और ठाकरे फैमिली का कह सकते हैं आप, जो बीजेपी से अलायंस था, जो अंडरस्टैंडिंग नहीं मैच की। और उसके बाद वो, उससे पहले मैं अगर बात करूं तो राज ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की ज़िंदगी में ही उस घर को छोड़कर अपना अलग आशियाना उन्होंने बनाया, अपनी अलग पार्टी बनाई। फिर वो आपसी टकराव भी काफ़ी रहा, जो फैमिली में, हर एक फैमिली में होता है, वर्चस्व के लिए, पोजीशन के लिए, सीट के लिए, या कहें तो गद्दी के लिए, जो कमांड जिसको कहते हैं ना कि कमांड देने के लिए का जो कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल पाने के लिए। लेकिन बाला साहब ठाकरे ने उस समय भी
अपने बेटे उद्धव ठाकरे को ही अपनी पार्टी का और अपनी गद्दी का वारिस माना, और उसके बाद से लेके अभी तक ये सिलसिला चालू था। लेकिन जैसे ही ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बने और बीजेपी से इनका अलायंस टूटा महाराष्ट्र में, और MVM यानी कि ये जो महाराष्ट्र में एक अलग अघाड़ी, एक अलग प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जिसमें NCP, कांग्रेस, शिवसेना और ऐसे दल जो भी एंटी बीजेपी थे, वो सब मिला के एक यहाँ पर मिलीजुली सरकार बनी। लेकिन सरकार बनने के कुछ महीने के बाद अंदरूनी कलह चालू हो गई। वो होता है ना कि मिनिस्ट्री किसी को नहीं दिया। इन द मीन टाइम उद्धव ठाकरे की सेहत का बड़ा मसला हुआ, वो ICU में थे। तभी उनके जो मुखालफत करने वाले यानी उनके जो बागी अंदर से पनप रहे थे, उनको दूसरी पार्टियों ने हवा देने का काम किया, ऐसा सूत्रों के अनुसार मैं बता रहा हूँ। फिर वो सरकार को इन्होंने ख़त्म कर दिया, गिरा दिया सरकार को। उसके बाद ये सब सिलसिला भी सुना होगा पिछले कुछ महीने में कि पूरे शिव सैनिक जो MLAs थे वो सब लिटरली रेस्क्यू जैसा मामला हो गया कि वो यहाँ से गुजरात गए, गुजरात से आसाम गए। फिर ये पूरा एक तामझाम लगभग महीनों चलता रहा, और फिर वहाँ होटल 5 स्टार में ठहरे रहे। फिर वो सब आए यहाँ पर, और यहाँ पर बीजेपी ने प्रस्ताव गवर्नर को दिया कि हम सरकार बनाने को तैयार हैं। इससे पहले ही जैसे उद्धव जी को पता चला, वो अपने सरकारी बंगले से निकल के अपने वो निवास पे, अपने घर पे, अपने जो उनका फैमिली होम है वहाँ आ जाते हैं, और उसके बाद वो अपना रेजिग्नेशन हैंडओवर कर देते हैं गवर्नर को। उसके बाद ये बीजेपी और जो एकनाथ शिंदे है प्रेजेंट में CM हैं, और बीजेपी से जो पहले CM थे वो अभी डिप्टी CM हैं, ये सब मामला चलता रहा। और अभी वापस से मैं सुन रहा हूँ, अभी 4-5 दिनों से जो खबरें आ रही हैं मीडिया में, सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव है। चूँकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक आज़ाद हिंदुस्तान कहें क्या, कि दुनिया भर में एक बड़ी आज़ादी मिल गई है इंटरनेट का। इंटरनेट पे ऐसा है कि आप अच्छी बातों को भी उतना ही वायरल कर सकते हो, बुरी को भी कर सकते हो, वो तो आपके हाथ में है। लेकिन आप आज़ाद हो, इंडिपेंडेंट हो, आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो। यहाँ पर कोई सेंसर नहीं है, यहाँ पर कोई मिनिस्ट्री नहीं है। आप सही कंटेंट बनाकर आप अपनी आवाज़ को उठा सकते हो, चाहे वो न्यूज़ की बात मैं करूँ या एंटरटेनमेंट की या दीगर चीज़ों की। तो यूट्यूब के ज़रिए आप अपने आवाज़ उठाकर दुनिया को बता सकते हो जो भी मसले मसाइल हैं। बहरहाल मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मुंबई शुरू से फाइटर रहा, और मुंबई वासी ख़ास तौर से जो मराठी मानुस हैं वो बड़े इमोशनल होते हैं। उनके सब कुछ आप करें, लेकिन उनके इमोशन से ना खेलें। आप अगर इमोशन से खेलेंगे तो प्रॉब्लम आपके साथ होगी, क्योंकि ये लोग बड़े हार्डकोर स्ट्रगलर हैं, मतलब स्ट्रगल करते हैं, मेहनती लोग हैं और ईमानदार हैं। और आप अगर नज़र डालें इतिहास पे, हिस्ट्री पे मुंबई की, तो जो कोली समाज है, जो मछुआरा, मैं आपको बताऊं, मड में जाएंगे, मड आइलैंड में आप जाएंगे तो देखेंगे कोली समाज काफ़ी मच्छियाँ, आज भी मच्छी बेच के वो अपना गुजर बसर करते हैं। यहाँ तक कि माहिम में आज भी, माहिम के वेस्ट साइड में बहुत बड़ा स्लम एरिया है, वहाँ पर भी कोली समाज ही रहता है। और आपको हैरानगी होगी कि मैं 13वीं सदी की बात कर रहा था और आज जो है 19वीं सदी है। यानी इतने लंबे अरसे के बाद भी कोलाबा इतना पॉश एरिया है, उसके सामने आज भी मैंने देखा कि कोली समाज का वहाँ पर छोटे छोटे घर बने हुए हैं, और वहाँ पर आज भी वो बदस्तूर इतनी पीढ़ियों के बाद भी वो अपना लाइफस्टाइल वही मच्छी मारना और उसको बेचना और उससे अपना घर परिवार चलाना। यहाँ तक कि मड आइलैंड के अगर आप मनोरी विलेज में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको देखकर बड़ी हैरानगी होगी कि छोटा बोट चला रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, और वो मच्छी, मतलब समंदर में जाल फेंकते हैं ना, सुबह निकले बोट से, समंदर में जाल फेंका, मच्छी मारा और लेकर आए, और फिर वो जगह जगह वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब बिकती है, बिकने को जाती है टेम्पो में, ट्रक में भर भर के, आइस के ऊपर डाल के। तो ये कितना, मतलब ऑनेस्टी इनके अंदर है, ईमानदारी कितनी है कि अपनी जान पे जोखिम, आज के समय, आज का समंदर की जो मामला है वो अलग है, लेकिन वो अपनी जान पर वो लेके, रिस्क लेके जाते हैं समंदर में, और फिर वही काम को, यानी मछलियाँ पकड़ते हैं, जाल डालते हैं, फिर जाल से मछली निकालते हैं और यहाँ से बेचने के का करके और अपने परिवार को चलाते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा है दोस्तों कि हर दौर में मुंबई फाइटर रहा। मुंबई पर बार बार आफत आई, लेकिन मुंबई
टिका रहा। अब आप 13वीं सदी से लेके 19वीं सदी आज के ज़माने में भी आप देखें तो मुंबई कहीं ना कहीं पॉलिटिकल परेशानी में है, लेकिन पॉलिटिकल परेशानी में आता है, वापस वो सुलह हो जाता है, एक बीच का रास्ता निकल जाता है, और मुंबई लेकिन चलती रहती है, चाहे पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पार्टी की, पॉलिटिक्स की जो भी बने, लेकिन मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवे को अगर कोई रोकता है तो दोस्तों वही बरसात का पानी, वरना कोई पॉलिटिक्स नहीं और ना कोई भी उसको रोक नहीं सकता है, ना रोकता है, रोकने को रोक सकता, मतलब एक नेचुरल बात मैं बता रहा हूँ। क्लाइमेट की वजह से भले ही यहाँ की लाइफलाइन कहे जाने वाली रेलवे स्लो हो जाती है, लेकिन उसमें भी लोग स्ट्रगल करके अपने एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और मुंबई एक इतना बेहतरीन शहर मुझे लगा, मैं इंडिया के बहुत सारे शहर में गया हूँ, मैं दुबई और मिडल ईस्ट में भी रहा हूँ, गया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर अगर मैं इंडिया में अगर मुंबई को कोई अगर होता है ना कि कोई खिताब देने की बात आए, कोई लेवल बताने की बात आए, तो जैसे मिडिल ईस्ट में दुबई है, वैसे हमारे इंडिया में मुंबई है। क्यों? क्योंकि मुंबई में लाइफलाइन कहे जाने वाली रेलवेज़, कभी ना रुकने वाली रेलवेज़, कभी ना जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी, यानी लाइट यहाँ की कभी नहीं जाती है। आप हैरान हो जाएंगे, जब फ्लड आया था 2005 में 19 जुलाई को, तब कुछ घंटों के लिए जहाँ जहाँ पानी बहुत बुरी तरह से भर गया था, वहाँ पर इलेक्ट्रिक को कुछ घंटों के लिए, मतलब 2-4 घंटे के लिए, कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा हो गया था तो शायद ज़्यादा भी देर कटा था। जैसे ही सॉर्ट आउट हुआ, इन्होंने लाइट को जो इनका सेट किया कि भाई पानी जहाँ जहाँ पर रिस्की था वहाँ से थोड़े टाइम के लिए डिस्कनेक्ट किया, और उसके बाद वापस से उन्होंने उसको कवर कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये इकलौता ऐसा शहर है मुंबई जहाँ पर इलेक्ट्रिक एकदम फ्लैक्चुएशन का तो नामो निशान नहीं है, मतलब अपने वे में चलती है ना। आपको यहाँ पर टीवी, फ्रिज, एसी में लगाने के लिए स्टेबलाइज़र चाहिए, और आप कहें कि ये घरेलू अप्लाइंसेस पे चले हैं, क्योंकि मुंबई की खासियत मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर फ्लैक्चुएशन लाइट का है नहीं, और एनी टाइम लाइट रहती है, कभी लाइट यहाँ की कटती नहीं है। ये और बात है कि अगर आप अपने बिल का पेमेंट नहीं किया है तो इलेक्ट्रिक वाले भले ही आपका लाइट काट दें, आपका मीटर उखाड़ के ले जाए, अदरवाइज मुंबई लाइफलाइन थी, लाइफलाइन है। और मुझे लगता है कि जब तक की दुनिया है और जब तक कि ये सारा है मामला, मुंबई इससे ज़्यादा डेवलप होगी। अभी कोस्टल रोड बन रहा है, सी रोड हाईवे बन रहा है। कोस्टल कैसा है? एक तो रेलवे मेट्रो जो चल रहा है, मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है, वो वर्ली कोलाबा से अंडरग्राउंड है, अंडर द सी वो क्रॉसिंग किया है यहाँ पर, और बांद्रा तक वो अंडरग्राउंड आएगी मेट्रो रेल, और बांद्रा से फिर ओपन में है, मतलब ऊपर जो ट्रैक बनाए गए। लेकिन उसके साथ साथ कोस्टल रोड हाजी अली से लेके वर्ली होते हुए, वर्ली से हाजी अली से ये बोरीवली तक का वो कोस्टल रोड बन रहा है। उसके आगे फिर वो एक्सटेंड करेंगे विरार तक। उसके बाद एक नागपुर से प्रोजेक्ट चल रहा है जो नितिन गडकरी ने अनाउंस भी किया था कि वो समंदर के रास्ते से वो हाईवे को गुजारते हुए यहाँ मुंबई तक लाएंगे। तो मुंबई में सिर्फ वेस्टर्न और हाईवे और ईस्टर्न ऐसे देखें तो 3-4 लाइनें हैं। यहाँ मोनोरेल भी है लेकिन लिमिटेड एरियाज़ में है। बट मेट्रो जो है, मेट्रो मीरा रोड तक, भाईंदर तक इधर है, और फिर उस तरफ थाने तक है। मतलब चारों तरफ से मेट्रो, और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल के जिस तरीके से प्रोजेक्ट यहाँ का कर रही है, आने वाले वक्त में ये बहुत हाईटेक सिटी होने वाला। वैसे भी आज की तारीख में भी ये जो मुंबई है वो फाइनेंशियल कैपिटल है, और यहाँ पे शेयर बाज़ार से लेके सब कुछ बॉम्बे में ही है। मुंबई जो भी आज के प्रेजेंट डे में मुंबई बोलते हैं वो है। मुंबा देवी का भी मोहल्ला और शहर कहलाता था। अलग अलग हिस्से को अलग अलग तरीके से इसको बताया गया। माहिम जाएंगे तो मखदूम माहिमी के बारे में वहाँ की हिस्ट्री है। यानी ये 7 टुकड़े को किस तरीके से एक मुंबई शहर बनाया गया, उसकी थोड़ी सी एक झलक मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो रिपोर्ट के अनुसार इस मुंबई के 7 अलग अलग आइलैंड थे, और 7 आइलैंड को एक समय में एक किया गया। उसके लिए कई सदियां गुजर गए, कई सेंचुरीज निकल गए, और तब जाकर आज हम मुंबई शहर के नाम से और इस सपनों के शहर को जो आज हम चकाचौंध देख रहे हैं, रेलवे और न जाने वाली बिजली और जो नाइट लाइफ यहाँ की है, ये सारा कुछ चकाचौंध कैसे बना, कैसे कहते हैं ना कि ब्लैक एंड वाइट फिल्म कैसे कलर बन गई, उसके बारे में एक लंबा सफ़र है। कई
जनरेशन चला जाता है एक चीज़ को बनाने के लिए। यानी जहाँ पर 1 लाख लोगों की भी आबादी नहीं थी, आज 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी इस शहर में बसती है। और इस शहर का बहुत एक बड़ा दायरा है। आप कह सकते हैं कि इसमें देश के और विदेशी लोगों का भी हाथ रहा है कि मुंबई शहर को डेवलप करने में, मुंबई शहर की लाइफ लाइन लोकल रेलवे, मुंबा देवी का भी मोहल्ला और शहर कहलाता था। अलग अलग हिस्से को अलग अलग तरीके से इसको बताया गया। माहिम जाएंगे तो मखदूम माहिमी के बारे में वहाँ की हिस्ट्री है। यानी ये 7 टुकड़े को किस तरीके से एक मुंबई शहर बनाया गया, उसकी थोड़ी सी एक झलक मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो रिपोर्ट के अनुसार इस मुंबई के 7 अलग अलग आइलैंड थे और 7 आइलैंड को एक समय में एक किया गया। उसके लिए कई सदियां गुजर गए, कई सेंचुरीज निकल गए और तब जाकर आज हम मुंबई शहर के नाम से और इस सपनों के शहर को जो आज हम चकाचौंध देख रहे हैं, रेलवे और न जाने वाली बिजली और जो नाइट लाइफ यहाँ की है, ये सारा कुछ चकाचौंध कैसे बना, कैसे कहते हैं ना कि ब्लैक एंड वाइट फिल्म कैसे कलर बन गई, उसके बारे में एक लंबा सफ़र है। कई जनरेशन चला जाता है एक चीज़ को बनाने के लिए। यानी जहाँ पर 1 लाख लोगों की भी आबादी नहीं थी, आज 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी इस शहर में बसती है। और इस शहर का बहुत एक बड़ा दायरा है। आप कह सकते हैं कि इसमें देश के और विदेशी लोगों का भी हाथ रहा है कि मुंबई शहर को डेवलप करने में, मुंबई शहर की लाइफ लाइन लोकल रेलवे है वो वर्ली कोलाबा से अंडरग्राउंड है, अंडर द सी वो क्रॉसिंग किया है यहाँ पर। और बांद्रा तक वो अंडरग्राउंड आएगी मेट्रो रेल, और बांद्रा से फिर ओपन में है, मतलब ऊपर जो ट्रैक बनाए गए। लेकिन उसके साथ साथ कोस्टल रोड हाजी अली से लेके वर्ली होते हुए, वर्ली से हाजी अली से ये बोरीवली तक का वो कोस्टल रोड बन रहा है। उसके आगे फिर वो एक्सटेंड करेंगे विरार तक। उसके बाद एक नागपुर से प्रोजेक्ट चल रहा है जो नितिन गडकरी ने अनाउंस भी किया था कि वो समंदर के रास्ते से वो हाईवे को गुजारते हुए यहाँ मुंबई तक लाएंगे। तो मुंबई में सिर्फ वेस्टर्न और हाईवे और ईस्टर्न ऐसे देखें तो 3-4 लाइनें हैं। यहाँ मोनो रेल भी है लेकिन लिमिटेड एरियाज़ में है। बट मेट्रो जो है, मेट्रो मीरा रोड तक, भाईंदर तक इधर है, फिर उस तरफ थाने तक है। मतलब चारों तरफ से मेट्रो, और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल के जिस तरीके से प्रोजेक्ट यहाँ का कर रही है, आने वाले वक्त में ये बहुत हाईटेक सिटी होने वाला। वैसे भी आज की तारीख में भी ये जो मुंबई है वो फाइनेंशियल कैपिटल है। यहाँ पे शेयर बाज़ार से लेके सब कुछ बॉम्बे में ही है। मुंबई जो भी आज के प्रेजेंट डे में मुंबई बोलते हैं वो है। तो इसी तरीके से हमारी कोशिश थी कि एक झलक आपको मुंबई की हिस्ट्री के बारे में बताएं कि कैसे 7 अलग अलग टापू को एक बनाकर मुंबई बनाया गया। और यहाँ पर अगर रिलीजियस बात करें तो मुंबा देवी की मंदिर है यहाँ पे, फिर अष्टविनायक मंदिर है, इस तरीके से कई मंदिर हैं, दरगाह हैं। मतलब इतने जो आउटसाइडर आते हैं टूरिस्ट, मतलब घूमने फिरने के लिए, उनको एक बेहतरीन पैकेज मिल जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया से अगर चाहें आप तो अलीबाग 40 मिनट के अंदर चले गए, फिर मांडवा जो आप बहुत सारी फिल्मों में उसका नाम भी सुना होगा। उस तरीके से कई ऐसे पॉइंट हैं जो आपको हैरान कर देंगे कि क्या ये इस तरीके का व्यू, इस तरीके की जगह इंडिया के अंदर भी है। लेकिन मुंबई आप आएंगे तो मुंबई से इतना प्यारा प्यारा लोकेशन है, इतना बेहतरीन डेस्टिनेशन है। यहाँ से आप डायरेक्ट फेरी में, बड़े क्रूज़ में, बेसिकली क्रूज़ है एक जो डायरेक्ट आपको गोवा लेके जाता है। आज शाम में बैठे, सुबह में गोवा उतरते हैं और वहाँ से मतलब 5 स्टार होटल की तरह ये क्रूज़ है। ये भी मुंबई की ही देन है जो मुंबई और गोवा को आसान किया है समंदर के रास्ते। तो इसी तरीके से हमारे सबलाइन न्यूज़ को मोटिवेट करें। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अपनी कमेंट, अपनी प्रतिक्रिया, आपको जैसा भी ये रिपोर्ट, जैसी भी ये खबर लगी, जैसा भी ये हमने कोशिश किया था कि कुछ आपको अलग दिखाएं, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें अपना प्यार इसी तरीके से देते रहें ताकि सबलाइन न्यूज़ और ग्रो करे और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच।